नमस्कार, आदाब। सरहद के 2 रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 22 अक्टूबर को यौम सयाह के मौके पर पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर से लेकर बरतानिया तक कौम परस्तों का पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाज। गिलगित में अवामी एक्शन कमेटी का मुख्तलिफ मामलात को लेकर एहतजाज। और श्रीनगर में जरूरतमंदों को लगाए गए मसनूई अज़ा। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के लोग ताउम्र नहीं भूल पाएंगे। इस दिन पाकिस्तानी फौज ने कबायली हमले की शक्ल में यहां पर अपनी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को अंजाम देते हुए वॉर क्राइम की हद को पार कर दिया था। पाकिस्तानी फौज ने कश्मीर के मासूम अवाम को सरेआम कत्ल कर दिया था, घर बार जला दिए थे और ख्वातीन की बेहुरमती की थी। यही वजह है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम 22 अक्टूबर को एक सयाह तारीख के तौर पर याद करते रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के लोगों पर आज भी जुल्मो सितम जारी हैं, लेकिन अब अवाम पाकिस्तान की बर्बरियत से आजिज आ चुके हैं। इनका गुस्सा अब लावा बनकर एहतजाज की सूरत में फूट पड़ा है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ सड़कों, चौराहों से लेकर बैरूनी ममालिक तक कई जगहों पर पाकिस्तान से आज़ादी हासिल करने के लिए एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। पाकिस्तान मुखालिफ और उससे आज़ादी के नारे बताते हैं कि कई पुश्तें गुजर जाने के बाद भी नाम निहाद आज़ाद कश्मीर के अवाम 22 अक्टूबर 1947 की तारीख नहीं भूले। इसलिए जैसे ही ये तारीख आती है, जिसे मकामी अवाम यौम सियाह के तौर पर मनाते आए हैं, वो बिना किसी खौफ के सड़कों पर निकल आते हैं। एहतजाजों में शामिल होकर अवाम अपने उस दर्द को बयां करने की कोशिश करते हैं जो पाकिस्तानी फौज ने इस दिन इन्हें दिया था, जिसने उनके खित्ते पर नापाक साजिश के तहत गैर आईनी कब्जा जमा लिया और नाम निहाद आज़ाद कश्मीर के अवाम को अपना गुलाम बना लिया। गुर्बत है, जालत है, महंगाई है, बेरोजगारी है, ये तबाही जो है पाकिस्तानी रियासत की तरफ से है। पाकिस्तानी रियासत ने 12 अगस्त 1947 को जो है डोगरा महाराजा हरी सिंह जी की रियासत के साथ मायदा किया, जिसको मायदा कायमा कहते हैं, स्टैंड स्टील एग्रीमेंट करके उसके बाद उसकी वायलेशन की गई। अंदर जो है प्रॉक्सी एक साजिश तैयार की गई रियासत के ऊपर हमला करने के लिए। 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पर कबायलियों की सूरत में पाकिस्तानी फौज ने हमला किया था। हमले के वक्त जम्मू कश्मीर के महाराजा हरी सिंह इससे पहले कि दिल्ली से मदद हासिल करते, यहाँ के अवाम पर पाकिस्तानी फौजियों ने जमकर जुल्म ढाए। हजारों अफराद कत्ल कर दिए गए, खवातीन की अस्मत दरी की गई और छोटे छोटे बच्चों को बड़ी तादाद में मौत के घाट उतारा गया। यही वजह है कि नाम निहाद आज़ाद कश्मीर के बाशिंदों का दर्द हर साल ये तारीख आते ही नासूर बनकर उभर आता है। आज हम यहाँ इसलिए जमा हुए कि रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम समेत सारी दुनिया को ये बता दें कि पाकिस्तान ही वो मुल्क है जिसने रियासत जम्मू कश्मीर की आजादी और खुद मुख्तारी पर सबसे पहले हमला किया था। सबसे पहले यौम सियाह के इस मौके पर पाकिस्तान के खिलाफ हो रहे एहतजाज सिर्फ पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर तक ही नहीं रहे, बल्कि लंदन में वाक़ पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने भी प्रोटेस्ट किया गया, जिसमें पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के कौम परस्त इस स्याह तारीख को याद करते हुए पाकिस्तान से आज़ादी हासिल करने के लिए सरापा एहतजाज हुए। इनके बुलंद नारों में पाकिस्तान के गुलामी की छटपटाहट साफ तौर पर देखी जा सकती है, जिससे आज़ादी हासिल करने के लिए नाराज और बेखौफ एहतजाजियों ने हाथों में पाकिस्तान के काले कारनामों को बयान करने वाले बैनरों और सियाह परचम के साथ
एहतजाज में शिरकत की। पाकिस्तान से लेके रहेंगे, पाकिस्तान से लेके रहेंगे, पाकिस्तान से लेके रहेंगे। पिछले साल भी 22 अक्टूबर को हम यहाँ पे आए थे। मेरे ख्याल में हमारे बहुत से बहन भाई यहाँ पे उस वक्त भी मौजूद थे, लेकिन आपको पता नहीं कि उसके बाद क्या हुआ है। इन लोगों ने, पाकिस्तान के इस अदारे ने, जिसका काम यहाँ पे पाकिस्तानी निज़ाम और पाकिस्तानी हुकूमत के लिए खैर सगाली के जज्बात पैदा करना है, इन लोगों ने हमारे खिलाफ झूठा मुकदमा दायर किया। पाकिस्तान जो अपने आप को कश्मीरियों का सबसे खैरख्वाह होने का दावा करता है, लेकिन पाकिस्तान की कड़वी सच्चाई यही है कि वो यहाँ के बेशकीमती वसाइल और मादनियात को सरेआम लूट रहा है। इस लूट के खिलाफ जो भी आवाज बुलंद करता है उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाता है। यही वजह है कि इस एहतजाज में लोगों ने सख्त अल्फाज में ये पैगाम दिया कि पाकिस्तान जल्द से जल्द उनके इलाकों से अपना कब्जा हटा ले। पाकिस्तानी एजेंसियों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अपील करती हूँ कि हमारे रियासत जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनकी अपील को सुना जाए, उनकी बात को सुना जाए। वो जो अपने हक की बात करते हैं, बहुत से पाकिस्तानी ऐसे हैं जो आज जिनका यहाँ प्रोग्राम हो रहा था वो भी अपने हक की बात कर रहे थे। हमें भी पूरा वही हक जो है वो मिलना चाहिए। अपने मसाइल हैं हमारे जो रियासत जम्मू कश्मीर में और मीरपुर आजाद कश्मीर में और जो गिलगित बल्तिस्तान में जो कुछ हो रहा है, हमें उसके लिए जो है वो हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच दी जाए। पाकिस्तानी टेररिज्म इन कश्मीर, पाकिस्तानी टेररिज्म इन कश्मीर। 22 अक्टूबर 1947 के रोज पाकिस्तान ने कश्मीर के अवाम पर जो जुल्म जबर का लामुतनाही सिलसिला शुरू किया था वो आज भी जारी है। पाकिस्तान की जानिब से मुख्तलिफ हरबे अपनाकर पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम का इस्तेहसाल जारी है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के बाशिंदों को न ही बोलने की आज़ादी है और न ही आज़ादाना तौर पर जिंदगी जीने की। यहाँ के अवाम के बुनियादी हुकूक भी सलब हैं। जाहिर सी बात है कि इसके खिलाफ आवाज तो बुलंद होगी ही। पाकिस्तानी टेररिज्म इन कश्मीर, पाकिस्तानी जिहादी एक्टिविटीज इन कश्मीर, पाकिस्तानी किलिंग्स इन कश्मीर। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर से लेकर बैरूनी ममालिक तक अवाम का एहतजाज ये बात वाज़ेह करता है कि लोग अब हर जगह मुत्तहिद होकर पाकिस्तानी हुकूमत को घेर कर उससे उसके जुल्मों का हिसाब मांग रहे हैं। बहरहाल अब चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ पर लोगों की तर्ज जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए सिविल इंतजामिया की तरफ से मुस्बत इक़दामात किए जा रहे हैं। इसके साथ ही अवाम की बहबूदी के लिए हिफाजती अमले की जानिब से भी अहम जिम्मेदारी अदा की जा रही है। लोगों की बहबूदी के कामों की इस फहरिस्त में मुख्तलिफ वजूहात के चलते अपने अज़ा गवा चुके माजूर अफराद को स्पेशल कैंप्स लगवाकर आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स मुहैया करवाना भी शामिल है। इस सिमत में श्रीनगर में हिफाजती अमले और भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के मुश्तरका ताउन से 3 रोजा कैंप का एहतमाम किया गया। जमीन पर पैर रखकर चलने की खुशी शायद किसी आम शख्स से ज्यादा उसे महसूस होती होगी जो किसी हादसे या बीमारी के चलते अपना पांव गंवा चुका हो। लेकिन हिफाजती अमले और एनजीओ के मुश्तरका ताउन से लगाए जा रहे कैंप्स के जरिए ऐसे अफराद चलने फिरने के काबिल हो पा रहे हैं। ऐसा मुमकिन बनाया जा रहा है श्रीनगर शहर में खास आर्टिफिशियल लिम्स फिटमेंट कैंप की मदद से। इसमें जयपुर शहर से ऑर्थोपेडिक्स और प्रोस्थेटिक्स टेक्नीशियन की टीम ने आसपास के इलाकों से जरूरतमंद माजूर अफराद को मसनूई आज़ा लगाए।
इंडियन आर्मी के संयुक्त तत्वाधान में यहाँ पर श्रीनगर राजधानी के बीबी कैंट में 3 दिन तक विशाल दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें विभिन्न प्रकार के दिव्यांग लोग, जिन दिव्यांगों के किसी हादसे में या किसी बीमारी की वजह से हाथ पैर कट गए और जिनको पोलियो है, उनको हम विभिन्न प्रकार के उपकरण देकर उनको चलने में सक्षम कर रहे हैं। किसी नागाहनी हादसे या फिर बीमारियों के बायस जिस्मानी रुकावट से इंसान की जिंदगी थम सी जाती है, लेकिन दिल से मजबूत लोग इससे उभरने की कोशिश हमेशा जारी रखते हैं। श्रीनगर में भी इंसानियत के तकाजों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस खास कैंप में आए लोगों की भरपूर मदद की जा रही है। जरूरतमंदों को लगाए जाने वाले आज़ा की पहले पूरी पैमाइश की जाती है, फिर मौके पर ही तैयार मसनूई आज़ा को फिट किया जाता है, जो इन मकामी लोगों के लिए जिंदगी बदलने वाला साबित हो रहा है। बहुत हेल्प मिलती है सर इससे। अभी कोई तो बैसाखी पे चलते हैं, वो उससे ज्यादा प्रॉब्लम होती है सर, क्योंकि इससे खुद ही चल सकते हो और कुछ सामान भी कैरी कर सकते हो, हाथ फ्री रहते हैं सर। कैंप में मजनूई आज़ा लगाने के साथ साथ दीगर आलात भी मुहैया कराए गए, मसलन व्हील चेयर्स, क्रचेस, कैलिपर्स, हेयरिंग एड्स और दीगर मसनूई आज़ा भी जरूरतमंदों में तकसीम किए गए। यहाँ पर आपको बताते चलें कि पूरी पैमाइश करने के बाद लगाए इन मसनूई हाथ पैर से माजूर अफराद को रोजमर्रा की जिंदगी के काम निपटाने में काफी मदद मिलेगी। इसके लिए कैंप में आए जरूरतमंद लोगों ने हिफाजती अमले की जानिब से किए गए फलाह बहबूद के इक़दाम का खैर मक़दम किया। जब मैं बैसाखी भी चलता तो मुझे काफी प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब से मैंने ये लिम्ब भी लगाया तब से मुझे काफी सहूलियत मिली है। तो कितने लोगों को फायदा मिलता है? इससे बहुत लोगों को फायदा मिला। जो इससे फायदा नहीं उठाते, हम उनसे गुजारिश करें कि वो यहाँ पे आए और इसका फायदा उठाइए। श्रीनगर के इस कैंप में आए लोग भले ही जिस्मानी तौर पर थोड़ा सा कमजोर जरूर हैं, लेकिन जिंदगी की हर मुश्किल को बर्दाश्त करने का इनका जज्बा काबिले तारीफ है। ऐसे में माजूर अशखास मुआशरे में पीछे न रह जाएं, इसके लिए इस तरह के कैंप्स इससे कबल भी काफी अहम किरदार अदा करते रहे हैं, जो फलाही तंजीमों के साथ साथ हिफाजती अमले की जानिब से वक्तन फवक्तन मुनक्किद होते रहे हैं। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। प्रोफेसर सज्जाद रजा ने ट्वीट किया है कि भारत बनाम पाकिस्तान दोनों ही मुल्कों को देखा जाए कि 75 साल पहले आजाद हुए देश आज दुनिया में क्या मुकाम रखते हैं। तो जहां आज एक भारतीय बरतानिया का वजीर आजम है और भारत के साथ खास ट्रेड डील साइन करने वाला है, तो वहीं पाकिस्तान मदद मांगता फिर रहा है। जम्मू कश्मीर के लोग सोच सकते हैं कि उनका मुस्तकबिल किसके साथ बेहतर होगा। शब्बीर मीर शीना ने ट्वीट किया है कि अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं ने हुकूमत पर इल्जाम लगाया है कि वो बाज़ौर ताकत उनके लीडरान को उठा रही है, जो गिलगित बाजार में पुरअमन तरीके से एहतजाज पर बैठे हैं। शेर नादिर शाही ने ट्वीट किया है कि किसी भी कीमत पर गिलगित बल्तिस्तान में जमीन हड़पने के मामले कबूल नहीं किए जा सकते, हम इसकी मुखालफत करते हैं। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्वीट किया है कि बेरोजगार से स्वरोजगार, नौजवानों की रहनुमाई में सियाहत को बढ़ावा और देही मईशत मजबूत होगी, इससे बड़ी तादाद में नौकरियां भी मिलेंगी। शाहिद मुश्ताक ने खूबसूरत तस्वीर के साथ ट्वीट किया है कि डल लेक के बुलवर्ड रोड का नजारा। एहसास कश्मीर ने ट्वीट किया है कि मुगल रोड कहें या श्रीनगर पुंछ शाहराह, यहाँ पहली बर्फबारी हुई है और रास्ते में पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। आइए अब एक नजर डालते हैं हालिया रोज पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स में नश्र की जा रही झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पुलित्जर का अवार्ड हासिल करने वाली कश्मीरी
فوٹو جرنلسٹ ثنا ارشاد متو پر سفری پابندی کو انتقامی کارروائی قرار دے دیا ہے۔ پی ٹی وی چینل کو اپنے آقا پاکستان کی طرح ہی دوسرے ملک خاص طور سے بھارت کے اندرونی معاملات میں دخل دینے اور اسے اپنے نجی فائدے کے لیے توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی بری عادت لگی ہوئی ہے۔ چینل اپنی حالیہ خبر میں بھارتی صحافی کو ایئرپورٹ پر روکنے کے معاملے کو انتقامی اقدام قرار دے رہا ہے، جبکہ پی ٹی وی پاکستان کے مختلف علاقوں میں ذرائع ابلاغ سے جڑے افراد کو جھوٹے معاملات میں قید کرنے اور ان کی آواز کو خاموش کرنے کے پیچھے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، فوج اور خفیہ ایجنسیوں کے کردار کو کبھی بھی نشر نہیں کرتا ہے۔ حالیہ روز کینیا کے نیروبی شہر میں پاکستان کے سینئر جرنلسٹ ارشد شریف کو سر پر گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ اس کے پیچھے پاکستان اور اس کی بدنام زمانہ ISI کا ہاتھ مانا جا رہا ہے۔ اس سال کے شروعات میں ہی ارشد شریف پر ملک سے غداری کا معاملہ درج کیا گیا تھا۔ پاکستان میں اکثر ایسے ہی کئی جھوٹے معاملے میں سچائی کی آواز بلند کرنے والے صحافیوں کو پھنسا کر پریشان کیا جاتا ہے اور پی ٹی وی جیسے فرضی میڈیا چینلز اپنے آقا کی طرح خاموش تماشبین بنے رہتے ہیں۔ گلگت بلتستان کے عوام دنیا بھر کے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں۔ زمینوں کی بندرباٹ، بڑھتی بے روزگاری، بجلی کی تابڑتوڑ لوڈ شیڈنگ، ناقص گندم کی سپلائی، اسپتال میں ادویات کا نہ ہونا، ڈاکٹرز کا نہ ہونا، اسکولوں کی عمارت اور اساتذہ کے نہ ہونے کے باعث بچوں کا تعلیم سے محروم رہنا، غیر قانونی مائننگ، یہ سارے ایسے معاملات ہیں جنہیں لے کر مختلف قوم پرست جماعتیں خاص طور سے عوامی ایکشن کمیٹی میدان میں ہیں۔ اس کے ذریعے گلگت بلتستان کی مقامی حکومت کے خلاف تحریک کا آغاز ہو چکا ہے اور حال ہی میں عوامی اجتماع کا انعقاد کیا گیا۔ پرامن طریقے سے چل رہے اس دھرنے میں تلخی تب بڑھ گئی جب پولیس نے مداخلت کر کے احتجاج کو زبریہ طور پر ختم کرنے کی کوشش کی۔ ضلع گلگت سے پیش ہے رپورٹ۔ گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں گندم پر سبسڈی بحال کرنے، بجلی کے بحران، افراط زر، زمین ہڑپنے اور درجنوں کے قریب مطالباتی نکات پر ایک عوامی اجتماع عوامی ایکشن کمیٹی کے زیر اہتمام منعقد کیا گیا۔ اس میں عوامی ایکشن کمیٹی کے علاوہ مختلف سیاسی، مذہبی، علاقائی اور سماجی تنظیموں کے کارکنوں نے حصہ لیا۔ گلگت بلتستان کے عوام اپنی ملکیت پر مقامی حکومت کی جانب سے قبضہ کرنے کی سازش کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ مقامی افراد حکومت کی جانب سے بنائی گئی منمانی ٹیکس پالیسی کو بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ عوامی ایکشن کمیٹی گلگت بلتستان کی سطح پر یہ جو ناجائز ٹیکس ہے صوبائی حکومت کی جانب سے، اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ یہاں گندم کی جو کوٹے میں کٹوتی تھی اس کے حوالے سے احتجاج ہو رہی ہے۔ یہاں پر ہماری زمینوں پر در اندازیاں ہو رہی ہے، قدرتی وسائل کی لوٹ مار ہے، اس کے حوالے سے احتجاج کر رہے ہیں۔ گلگت بلتستان میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو اقتدار میں آئے کافی وقت ہو چکا ہے۔ اس مدت کے دوران مقامی حکومت عوام کی امیدوں پر 1% بھی کھری نہیں اتر سکی۔ پہلی بار بنی پی ٹی آئی حکومت کے دوران بھی نہ کوئی تبدیلی آئی ہے اور نہ ہی عوام کی زندگی آسان ہوئی۔ اس دوران ایک بھی کام ایسا نہیں ملا جس کی تعریف کی جا سکے۔ ہاں، حکومت کی ناکامیوں کی فہرست کافی لمبی ہے، لیکن افسوس حکومت کو اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ اس کے ناکارہ پن کی کتنی بڑی قیمت عوام کو چکانی پڑ رہی ہے اور لوگوں کو دھرنے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے۔ کافی مسائل ہے، بجلی کے مسائل ہیں، یونیورسٹی آف بلتستان کے جو وی سی کے کرپشن کے حوالے سے جو ہے جو ایلیگیشنز ہیں، تو اس سب کے لیے جو ہے یہاں پہ ہم اکٹھے ہیں۔ تو بیسیکلی جو ہے گلگت بلتستان ایک متنازع علاقہ ہے اور کنسٹیٹیوشنلی جو ہے یہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے، تو اس حوالے سے جو ہے ریاست پاکستان کو اس کا حق بالکل نہیں ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ ٹیکس لاگو کریں۔ مقامی حکومت ایک کے بعد ایک عوام مخالف پالیسی بنانے سے پرہیز نہیں کر رہی۔ اس دوران اس کی شاخ خرچیاں بھی روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں، جس پر کوئی لگام لگتی دکھائی نہیں پڑ رہی ہے۔ وزراء کے لیے بھی کئی کروڑ روپے کی لگژری گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں۔
عوام کے پیسے پر حکومت کے کوآرڈینیٹرز، مشیروں اور ایڈوائزرز کی فوج بھرتی کی جا رہی ہے۔ حکومت پیسے کو ضائع کرنے میں لگی ہوئی ہے، لیکن عوام کو اس کے حق کی سبسڈی بھی نہیں دی جاتی، اس لیے عوام کو احتجاج پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے۔ ریونیو جو ایک پاس ہوا ہے، ٹیکسز جو لگے ہیں جی بی میں، گندم کی کٹوتی کے حوالے سے، ان کی قیمتیں بڑھانے کے حوالے سے، جو آج پورے جی بی میں 10 اضلاع میں جو ہے اس وقت احتجاجی دھرنے جاری ہیں، اور یقیناً ہم یہی کہیں گے کہ جو ایک سچ بات یہ ہے کہ نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن ہے۔ آج اگر ہماری قومی اسمبلی سینٹ میں نمائندگی نہیں ہے تو یقیناً ہمارے اوپر کوئی ٹیکس نہیں لگتا۔ یہ دنیا کا یونیورسل قانون ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں صف آرا ہوئے عوام اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ان کے لیے آواز اٹھانے والوں کے ساتھ بدسلوکی ہو سکتی ہے، اور اس غلام خطے میں ایسا ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس بار کے دھرنے میں بھی ایسا ہی دیکھنے کو ملا۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے چیئرمین اور کچھ دیگر کارکنان کو پولیس نے راتوں رات اٹھا لیا، اور پھر سابق چیئرمین اور فائر برانڈ رہنما مولانا سلطان رئیس کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن کارکنوں کی مستعدی اور دلیری اور بھرپور مخالفت کے چلتے ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ اگر کسی کو گرفتاری چاہیے میری لے لو، اگر کسی کو اس دھرتی کے کسی فرد کی جان چاہیے میری لے لو۔ آپ یہاں پنجاب سے یہاں کے جس طرح کی آپ بدماشی کرنا چاہتے ہو، میں موجودہ جو حالات پیدا ہوئے ہیں اس دھرنے کی وجہ سے 2012 سے ہمارے پرامن دھرنے رہے ہیں، لیکن اس بار جو دھرنوں میں تشدد آیا ہے، جو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بننے جا رہا ہے، اس میں میں کمشنر کو براہ راست اس کا جو ہے انوالو سمجھتا ہوں، ڈپٹی کمشنر کو اس کا انوالو سمجھتا ہوں، اسسٹنٹ کمشنر کو میں اس کا ماسٹر مائنڈ سمجھتا ہوں، اور ایس پی یہاں جو شہباز جلائی ہے اس کو میں ماسٹر مائنڈ سمجھتا ہوں۔ الگ الگ کردار میں حکومت کے خلاف سرگرم رہنے کی وجہ سے عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں کو جان بوجھ کر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ عوام کی آواز بننے والوں کو پولیس اور خفیہ ایجنسیاں تشدد کا شکار بناتی آئی ہیں، اور ایسا اس بار بھی ہو رہا ہے، لیکن یہاں کے مقامی لوگ سازشوں اور ہتھ کنڈوں سے اس قدر عاجز آ چکے ہیں کہ اب وہ انصاف کی لڑائی کو ہر حال میں منطقی انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں، پھر چاہے اس کے لیے انہیں احتجاجی دھرنا دینا پڑے، لانگ مارچ کرنا پڑے، یا پھر شٹر ڈاؤن اسٹرائک کرنے پڑے۔ یہ لوگ اب بالکل بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ گلگت بلتستان میں حکومت عوام کو امن و امان بھرے طریقے سے بھی احتجاج کا حق نہیں دینا چاہتی۔ بہرحال ایک بار پھر چلتے ہیں جموں کشمیر کی جانب۔ یہاں کے مختلف دیہی علاقوں میں منافع بخش نامیاتی کاشتکاری کے بڑھتے چلن کو دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ شہری علاقوں میں بھی آرگینک فارمنگ کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے۔ اس کی مثال ضلع ادھمپور کے شہری رہائشی علاقوں سے دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اس کے پیچھے ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر پروڈکشن اینڈ فارمرز ویلفیئر کی کارکردگی بڑی وجہ ہے، جو ادھمپور میں نامیاتی کاشتکاری کو بڑھاوا دینے کے لیے کار فرما ہے، تاکہ لوگوں کو اپنے گھروں میں ہی تازہ سبزیاں مل سکے اور ماحولیات میں تھوڑی بہتری آئے۔ جموں کشمیر کے مختلف دیہی علاقوں میں مقامی کاشتکار نامیاتی کاشتکاری سے اچھا خاصا منافع کما رہے ہیں۔ لوگوں کو غذائیت سے بھرپور سبزیوں سے فائدہ بھی مل رہا ہے۔ موجودہ وقت میں آرگینک فارمنگ کو ادھمپور کے الگ الگ شہری علاقوں میں لے جانے کا کام محکمہ زراعت کی جانب سے پرزور طریقے سے کیا جا رہا ہے۔ لوگوں کی سہولیت کے لیے کوئی ایسا کام سٹارٹ کریں جس سے لوگوں کو گھروں میں ہی اپنے سبزی وغیرہ پیدا ہو سکے، ان کو باہر نہ جانا پڑے۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے اربن فارمنگ کا کنسیپٹ اپنے آفس میں سٹارٹ کیا۔ میرے آفس میں میرے ساتھ 6-7 لوگوں کی ہم نے ایک ٹیم بنائی، جس میں ہم نے کہا کہ ان کو آرگینک ویجیٹیبلس بھی پیدا کی جائیں اور ان کو وہی پردان کی جائیں، سو دیٹ کہ ان کا
एक तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, एक उनको बाहर न जाना पड़ेगा, एक उनका जो खर्चा होगा वो कम हो जाएगा। और सुबह सुबह लोग जब मॉर्निंग में उठेंगे और अपने जो बर्मी बैग्स और ग्रो बैग्स में सब्जी उगाएंगे, उसमें एक्सरसाइज करेंगे, उससे भी सेहत अच्छी रहेगी। तो उसके देखते हुए हमने इस कंसेप्ट को प्रमोट किया। घर में ऐसी बहुत सी जगह होती है जहां पर छोटे बड़े गमलों में सब्जियों को कीमियाई दवाइयों और खाद का इस्तेमाल किए बगैर ऑर्गेनिक खाद की मदद से उगाया जा सकता है। इसके लिए महकमे की ओर से घरों में ही सब्जियां उगाने के लिए शहरियों को तरगीब दी जा रही है। किचन गार्डनिंग के साथ ही लेमन ग्रास, एलोवेरा और दीगर हर्बल गार्डनिंग तैयार करने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। इस सिमत में ज़ेरात महकमे के दफ्तर में इलाका मकीनों को बेदार करने का काम भी किया जा रहा है। महकमे की इन मुस्बत कोशिशों से मुतमईन होते हुए मकामी लोग भी अपने रिहाइश गाहों को हरा भरा बनाने की बात कह रहे हैं। गांव में तो मैक्सिमम रूरल में ये होता है कि खेती बाड़ी भरी होती है, हम वहाँ पे खेती बाड़ी जो कर लेते हैं। जैसे कि अर्बन का एरिया, वहाँ पे खेत नहीं होते। तो मैं यही कहना चाहूँगी अपने घर में, अपने किचन में, अपने लॉबी में, अपने बालकनी में ये छोटी छोटी प्लांटेशन जैसे करें, जैसे पालक का है किचन में, जैसे धनिया का, ये लगाएं। इससे तो एक हमारी सेहत भी तंदुरुस्त रहेगी और दूसरा जो है कि हरियाली रहेगी। दरअसल अर्बन एरिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग की शुरुआत से ज्यादा लोगों को हेल्दी लाइफस्टाइल से जुड़ने में काफी मदद मिलेगी। अपने खुद के ग्रीन स्पेस में ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने से लोगों की सेहत तो बेहतर होगी ही, साथ ही इन्हें घर में ही ताजा सब्जियां भी दस्तयाब होंगी जो सेहत से भरपूर और स्वाद का खजाना साबित होंगी। पैसों की बचत होगी और हेल्दी खाना शहरियों की डाइट में शुमार होगा। एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट को मैं अप्रिशिएट करता हूं कि ये हर पंचायत में, हर वार्ड में जाकर ये काम करते हैं लोग, और लोगों की सपोर्ट भी होती है इनको, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से हमारे केंद्र सरकार ने स्टेप उठाया, और खासकर मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से कार्य किए हैं आगे, और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि गांव में ये चीज़ें जो है वो बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे हमारे लोग, और इसको हम ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे। एक तवील वक्त से जिला उधमपुर के मुख्तलिफ देही इलाकों में नामियाती काश्तकारी से काश्तकारों को काफी मुनाफा होता आया है। किसानों की इनकम दोगुनी करने के हदफ को यकीनी बनाने में महकमाए ज़ेरात काफी सरगर्म है। ऐसे में उधमपुर के अर्बन एरिया में शुरू हुआ ऑर्गेनिक फार्मिंग का कॉन्सेप्ट जम्मू कश्मीर के दीगर शहरी इलाकों में भी ग्रीन एरिया को बढ़ाने के लिहाज से मिसले राह साबित होगा। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।